Assalamu alaikum to everyone. I'm Abil Ahmed from Abil School of Accountancy. बेटा मैं आप सबको वेलकम करता हूँ अपने टैक्सेशन के कोर्स में। और हम जो स्टार्ट कर रहे हैं, वी आर स्टार्टिंग टैक्सेशन फाइनेंस एक्ट 2023। इसको लेके यकीन माने मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ भाई। अब सवाल ये पैदा होता है, सर आप क्यों एक्साइटेड है? हर साल ही तो फाइनेंस एक्ट चेंज होता है। मतलब इस फाइनेंस एक्ट की बात ही अलग है। मजा आएगा आपको पढ़ते हुए, यकीन माने। मतलब पहले अगर टैक्स का पेपर फर्स्ट अटेम्प्ट में निकलने के 70% चांसेस थे, अब मैं कहता हूँ यार ऑलमोस्ट 100% चांसेस हैं कि आपका टैक्स का पेपर इंशाल्लाह फर्स्ट अटेम्प्ट में ही निकलेगा हमसे पढ़ के इंशाल्लाह। इतनी जबरदस्त चीज आपके लिए लाए। मतलब मैं कह रहा हूँ आपको अल्लाह ना करे फेल होने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, और बोलो आप। अब उसके लिए कोई कोई मेहनत ही नहीं करेगा। मतलब पास होने के लिए कम मेहनत करनी है, अल्लाह ना करे फेल होने के लिए ज्यादा मेहनत करनी है। तो बड़ी जबरदस्त चीज लाए, मजा आएगा आपको। सबसे पहले बात करते हैं फाइनेंस एक्ट 2023 की। ठीक है जी। अब फाइनेंस एक्ट 2023, सबसे पहला पॉइंट मैं ये बताना चाह रहा हूं आपको कि यार ये कितनी अटेम्प्ट्स के लिए वैलिड है। फाइनेंस एक्ट 2023 की जो पहली अटेम्प्ट है जी, दैट इज इंशाल्लाह जून 2024। सेकंड सितंबर 2024। दिसंबर 2024 और मार्च 25। ये वो चार कंसेक्टिव अटेम्प्ट्स हैं जिनमें बेसिकली फाइनेंस एक्ट 2023 को फॉलो किया जाएगा। ओके। आप टैक्सेशन की बात करें, जैसे काफी पहले F6 भी कहते थे, ठीक है। तो टैक्सेशन में जो इंटायर सिलेबस है, मैं पहले उसका आइडिया देने से पहले थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ कि यार बहुत से बच्चों का एक सवाल होता है कि सर इसमें थ्योरी कितनी है और न्यूमेरिक्स कितना है। तो मैं आपको एक अच्छी बात बता दूं, आप मेंटली तैयार हो जाए, टैक्सेशन के पेपर में न्यूमेरिक्स बहुत ज्यादा। मतलब अगर मैं टैक्स में थ्योरी की बात करूं तो मेरे लिहाज से इसमें थ्योरी काफी कम है। मतलब मिनिमम जहन में रखें अराउंड 30% थ्योरी। मैक्सिमम अगर उसका दिमाग थोड़ा खराब हो जाए तो 35 पे चला जाएगा, अदरवाइज 30। लेकिन ये 30% थ्योरी वैसी नहीं है कि आपने अल्लाह माफ करे रटे मार ली और आप लिख के आ जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं। रूल्स हैं जो आपने समझ लिए, कुछ याद कर लिए, बस उसी के ऊपर होती है थ्योरी। अब ऑब्वियसली अगर मैं कैल्क की बात करूं, कैल्क अबे कैलकुलेशन है यार। अगर थ्योरी 30 आती है तो कैलकुलेशन 70 है, अगर थ्योरी 35 आती है तो कैलकुलेशन 65। मतलब टैक्स से पेपर जनरली बहुत ज्यादा इसमें कैलकुलेशन, और बड़ी आसान कैलकुलेशन है, रूल्स बड़े आसान होते हैं। टैक्स के पेपर में आपको रूल्स पता होने चाहिए, दैट्स इट। आपको रूल्स अच्छे से आने चाहिए, उनकी एप्लीकेशन आने चाहिए, पेपर निकल गया आपका, टेंशन ही कोई नहीं। अच्छा जी। अब अगर मैं टैक्सेशन के पेपर की बात करूं तो टैक्सेशन का पेपर पैटर्न क्या है, पहले जरा पेपर पैटर्न को डिस्कस कर लेते हैं। फिर टैक्सेशन के पूरे सिलेबस में क्या चीज है। एक्चुअली जो टैक्स का पूरा सिलेबस है उसको हम 6 हेड्स में बेसिकली डिवाइड कर देते हैं। हालांकि बच्चों का एक ही ऑब्जेक्शन होता है कि सर हमें तो आज तक एक ही हेड पता था, आप 6 की बात कर रहे हो। मेरे भाई सिलेबस की बात कर रहा हूँ। टैक्स के सिलेबस को हम 6 बड़े हेड्स के अंदर ब्रेक कर सकते। कैसे उस पे आएंगे इंशाल्लाह, वरना हेड्स ऑफ अकाउंट्स तो 5 होते हैं, उस पे जाने की जरूरत नहीं, वापस आओ। पहले पेपर पैटर्न देख लेते हैं कि यार सेक्शन ए जो कि 30 मार्क्स का है, जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं। सेक्शन बी भी 30 मार्क्स का है, उसमें बेसिकली 3 क्वेश्चंस होते हैं। सेक्शन सी की अगर मैं बात करूं, विच इज 40 मार्क्स, जिसमें एक क्वेश्चन 10 मार्क्स है और दो 15-15 मार्क्स के क्वेश्चन है। सेक्शन सी के अंदर बेसिकली आपकी एक्सेल वाली स्किल हमें चाहिए होती है, जो कि बहुत आसान होता है। अगर आपने इससे पहले कभी एक्सेल पे काम नहीं किया तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, वो सारा हमारा हेडेक है, सब सिखा देंगे, उसमें कोई टेंशन नहीं लेनी आप। तो पहले पेपर पैटर्न देख लेते हैं जल्दी से, फिर अगली बात करते हैं। ये रहा हमारा टैक्स का पेपर पैटर्न।
सेक्शन ए में 15 ऑब्जेक्टिव टेस्ट क्वेश्चंस होते हैं जी, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं। हर एक के आपको 2 मार्क्स दिए जाते हैं, टोटल 30 मार्क्स। लेकिन बेटा सेक्शन ए के जो क्वेश्चंस है ना ओटीक्यूज, वो कहीं से भी आ सकते हैं, एनी एरिया ऑफ द सिलेबस। इसका मतलब है कि पूरा सिलेबस आपको आना चाहिए। सेक्शन बी में 3 क्वेश्चन है जी, हर एक के 10 मार्क्स हैं। लेकिन सेक्शन बी का जो स्टाइल है वो कुछ ऐसा होता है, एग्जामिनर एक छोटा सा सिनेरियो देगा और उस सिनेरियो के ऊपर 5 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सेट कर देगा। तो एक सिनेरियो हो, उस पर 5 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो, हर एक के 2 मार्क्स हो, तो एक क्वेश्चन के 10 मार्क्स ही बनते। लॉजिकली सेक्शन ए और सेक्शन बी को सॉल्व करते हुए अगर किसी के पास एक्सेल की स्किल नहीं है तो भी चलेगा। असल गेम है सेक्शन सी, जहां हमें आपकी थोड़ी सी टाइपिंग स्पीड चाहिए होती है और एक हल्की सी एक्सेल की स्किल आपको पता होना चाहिए। ऐड कैसे करते हैं, लेस कैसे करते हैं, सम का फॉर्मूला कैसे लगाते हैं, बहुत आसान है। सेक्शन सी की अगर मैं बात करूं, इसमें एक क्वेश्चन 10 मार्क्स का आता है जो कि एनी एरिया ऑफ द सिलेबस है। इस सिलेबस के किसी भी एरिया में से आ सकता है। दो 15 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं, 15 मार्क्स ईच। अब ये जो 15 मार्क्स ईच का एक क्वेश्चन होता है, लॉन्ग क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आता है इनकम टैक्सेस पे, यानी कि इंडिविजुअल को फोकस करता है, और सेकंड कॉर्पोरेशन टैक्स पे आता है। जो टाइम आपको दिया जाता है 3 आवर्स और 10 मिनट्स आपको दिए जाते हैं। तो ये एक पेपर पैटर्न आ गया। पासिंग रेट जर्नली टैक्स का अच्छा नहीं, आई वुड से एक्सट्रीमली अच्छा होता है। अगर मैं सिर्फ अपने लाइफ टाइम मार्क्स बता दूं टैक्सेशन के पेपर में, तो द वे बैक हमारी एक स्टूडेंट ने, शी टुक 99 मार्क्स। ठीक है, बख्तावर नाम की मेरी स्टूडेंट थी काफी पहले, उसने हमसे पढ़ा था। शी टुक 99 मार्क्स। अब उसके बाद मुझे कोई मिला नहीं जिसने ये 99 का मतलब मेरा रिकॉर्ड मेरे पास पढ़ के तोड़ा हो। तो क्वेश्चन है कि जी आप भी बहुत अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। उसके बाद तो फिर बड़े लोगों ने 92, 90s में, 89 में मार्क्स लिए। बट द हाईएस्ट सो फार वी वेंट इज 99, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर होता है। खैर, अब वापस आते हैं, बात करते हैं कि टैक्स के सिलेबस में क्या क्या चीजें हैं। लेकिन मैं उससे पहले एक चीज बता दूं यार, टैक्स का पेपर बहुत आसान होता है। मैं पहले बता दूं, अगर आपने तरीके से सिर्फ लेक्चर्स देख ली, टैक्स आपको बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करेगा। फिर मैं आपको ये भी बताऊंगा एट द एंड ऑफ द वीडियो, एग्जैक्टली टैक्स में हम आपको क्या ऑफर करते हैं, वो भी आपको पता चलेगा, टेंशन आ। पहले अगर मैं टैक्स के पेपर का जो सिलेबस है उसको अगर मैं ब्रेक कर दूं कुछ हेड्स में, तो सबसे अच्छा मैं आपको उसी सीक्वेंस के अंदर ये हेड्स बताऊंगा टैक्सेशन के सिलेबस के, जिस सीक्वेंस में हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। एक होता है टैक्सेशन फॉर इंडिविजुअल्स। भाई इंडिविजुअल्स की बात, इंडिविजुअल्स, यू एंड मी, लाइक यू एंड मी। एक इंडिविजुअल अगर एम्प्लॉयमेंट इनकम उसके पास है तो टैक्स कैसे देगा? अगर इंडिविजुअल के पास प्रॉपर्टी इनकम है विच इज रेंटल इनकम, तो टैक्स कैसे देगा? एक इंडिविजुअल हो सकता है सेल्फ एम्प्लॉयड, ट्रेडिंग प्रॉफिट उसके पास आ रहा हो, तो वो किस तरह से टैक्स देगा? अगर एक इंडिविजुअल किसी पार्टनरशिप के अंदर पार्टनर है तो जो उसको ट्रेडिंग प्रॉफिट का शेयर मिलेगा तो टैक्स कैसे देगा? पेंशन इनकम आ रही है तो टैक्स कैसे देगा? इस तरह की सारी चीजें बेसिकली हम इंडिविजुअल्स में सीख, तो हम स्टार्ट भी इंडिविजुअल के ही टैक्सेशन से करेंगे इंशाल्लाह। सेकेंड टॉपिक हम जाएंगे जी कैपिटल गेन टैक्स पे, सीजीटी। बहुत जबरदस्त टॉपिक है, बड़ा मजेदार टॉपिक है। कैपिटल गेन टैक्स देखेंगे किस तरह क्या कैपिटल गेन टैक्स के रूल्स हैं। इंडिविजुअल्स के लिए भी कैपिटल गेन टैक्स पढ़ेंगे, और जब हम इंशाल्लाह कॉर्पोरेशन पे जाएंगे तो फिर हम दोबारा पढ़ेंगे कैपिटल गेन टैक्स कॉर्पोरेशन में कैसे होता है। देन इनहेरिटेंस टैक्स, आईएसटी, वरासत जो डिस्ट्रीब्यूट की जाती है उस पे टैक्स। अच्छा, ये जब आईएसटी का टॉपिक आएगा तो यकीन माने आपका भाई आपको कुछ ऐसी कॉमन मिस्टेक्स बताएगा जो बच्चों से आईएसटी पढ़ते हुए नहीं होती। सवाल ये बताता है, अजीब बात है यार, आप ऐसी कॉमन मिस्टेक्स बताएंगे जो बच्चों से आईएसटी पढ़ते हुए नहीं होती, बिल्कुल नहीं होती। मैं आपको कुछ आईएसटी पढ़ाते हुए, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कुछ ऐसे फैक्ट बताऊंगा, कुछ ऐसी कॉमन मिस्टेक्स बताऊंगा जो मेजॉरिटी ऑफ द पीपल, स्पेशली मैं कह सकता हूँ शायद हमारे कंट्री में, और मे भी हो सकता है हमारे नेबर कंट्रीज में ऐसा करते हो।
अच्छा, बेसिकली मैं आपको थोड़ा सा बताना चाह रहा था, जब आप आईएसटी का इंशाल्लाह टॉपिक पढ़ेंगे तो मैं आपको थोड़ा सा वो कॉमन मिस्टेक्स बताऊंगा जो स्टूडेंट ऑफ कोर्स पेपर सॉल्व करते हुए बिल्कुल नहीं करते ना पढ़ते हुए, बहुत से लोग अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में करते हैं और अपने लिए एंड में ना बड़े प्रॉब्लम क्रिएट कर लेते हैं। तो मैं वो ज़रूर हाईलाइट करूंगा इंशाल्लाह, ताकि यार शायद किसी को फ़ायदा हो जाए, ताकि बिला वजह लोग अपने लिए प्रॉब्लम क्रिएट ना करें इनहेरिटेंस को लेके, वरासत को लेके। तो पढ़ेंगे तो आई डिस्कस इंशाल्लाह। इनहेरिटेंस से आगे चलते हैं, हम एक टॉपिक पढ़ेंगे वैल्यू एडेड टैक्स, जिसे सेल्स टैक्स भी कहा जाता है। और हमारे यहाँ आपको पता है आजकल हर चीज़ पे ही सेल्स टैक्स लगता है। सिर्फ मेरे ख्याल से तंदूर से हम जो रोटी लेते हैं उस पर सेल्स टैक्स नहीं है, और जो हमारे मोहल्ले में मिल्क की जो शॉप्स होती हैं उन पे नहीं है। बाकी तो चाय के पापों पे भी लग गया, मेरे ख्याल से सब पे ही लग गया, इन एक दो चीज़ों को छोड़ के। बाकी सब पे ही लग गया, अल्लाह माफ करे। तो सेल्स टैक्स, फिर हम पढ़ेंगे जी कॉरपोरेशन टैक्स इंशाल्लाह। कॉरपोरेशन टैक्स के साथ साथ फिर हम पढ़ेंगे जो छठा टॉपिक है जी सेल्फ असेसमेंट। यहाँ ले लेते हैं सेल्फ असेसमेंट जी, इंडिविजुअल्स एंड कंपनीज दोनों के लिए। सेल्फ असेसमेंट दोनों की, इंडिविजुअल्स की और कॉरपोरेशन की। तो बेसिकली जो टैक्सेशन का सिलेबस है उसको मैंने उसी सीक्वेंस में आपको ये 6 हेड्स लिखवा दिए जिसमें इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। अच्छा, ऑब्वियसली सब लोग पहली दफा ही टैक्स का पेपर पढ़ रहे होते हैं स्किल लेवल पे, तो डेफिनेटली हम बिल्कुल जीरो से ही शुरू करेंगे। जीरो मीन्स बिल्कुल ही जीरो, उसकी आप टेंशन ना लें। इनफैक्ट अगर मैं अपने प्रोफेशनल पेपर्स की बात करूं जो मैं पढ़ाता हूं अल्हम्दुलिल्लाह, मैं वहां भी भाई बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करता हूं हर चीज। मैं हमेशा समझता हूँ स्टूडेंट के पास कोई प्रीवियस नॉलेज नहीं है, इसलिए हम जीरो से ही चलते हैं। अब सबसे पहले एक इंतहाई बेसिक पॉइंट की बात करते हैं, सिर्फ टैक्स की बात कर लेते हैं। अगर कोई आपसे गलती से पूछ ले टैक्स इटसेल्फ क्या है, देखिए टैक्स सोर्स ऑफ रेवेन्यू है, किसके लिए? गवर्नमेंट के लिए। फॉर अ गवर्नमेंट टैक्स इज अ सोर्स ऑफ रेवेन्यू। अब सवाल ये भी पैदा होता है कि सर गवर्नमेंट को टैक्स लेने की क्या जरूरत है? जरूरत है ना यार। देखो गवर्नमेंट कमाएगी कहां से? गवर्नमेंट के पास अगर पैसा नहीं होगा तो प्रॉब्लम है। तो गवर्नमेंट व्हाट इट डज, इट कलेक्ट्स द कैश, इट कलेक्ट्स द टैक्स। गवर्नमेंट ने टैक्स कलेक्ट करना है, कर लिया। फिर गवर्नमेंट क्या करती है? अपने लोगों की वेलफेयर के लिए उसकी स्पेंडिंग करती है। अच्छा, जब गवर्नमेंट स्पेंडिंग करेगी तो जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होती हैं, लोगों के पास पैसा आता है और इकोनॉमी इस रिसेशन से बाहर आ जाती है। तो गवर्नमेंट के लिए टैक्स का कलेक्ट करना बहुत जरूरी है। अब जिन कंट्रीज में डायरेक्ट टैक्स बहुत कम पे किया जाता है, फिर वहां इनडायरेक्ट टैक्स या सेल टैक्स बहुत ज्यादा होता है। खैर वापस आता है, तो टैक्स क्या है? बेसिकली एक सोर्स ऑफ रेवेन्यू है, किसके लिए? गवर्नमेंट के लिए। गवर्नमेंट इसलिए कलेक्ट करती है ताकि अपने लोगों की वेलफेयर के लिए वो स्पेंडिंग कर सके। बात हो गया खत्म। अब टैक्स से थोड़ा आगे चलते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर हम यूके की बात करें, हम यूके में अपना जो टैक्स का सिलेबस स्टार्ट ले रहे हैं, हम बेसिकली स्टार्ट लेंगे इंडिविजुअल्स। अब एक छोटा सा आइडिया ये होना चाहिए यार, यूके में इंडिविजुअल्स जब टैक्स पे करते हैं तो टैक्स ईयर के अकॉर्डिंगली पे करते हैं। टैक्स ईयर को फिस्कल ईयर भी कहते हैं। तो ऐसा नहीं होता कि कभी भी मुंह उठाया टैक्स अथॉरिटीज के पास चले गए ये ले जी टैक्स, ऐसा नहीं होता। यूके में जब एक इंडिविजुअल टैक्स पे करता है तो अकॉर्डिंग टू द टैक्स ईयर पे करता है। तो पहला पॉइंट, इंडिविजुअल्स पे टैक्स इन यूके अकॉर्डिंग टू द टैक्स ईयर। इसी टैक्स ईयर को फिस्कल ईयर भी कहते हैं। अब आपको एक चीज पता होनी चाहिए, यूके में टैक्स ईयर जो स्टार्ट होता है वो 6 अप्रैल से किसी भी साल के स्टार्ट होगा। फॉर एग्जांपल 6 अप्रैल 2020। तो नेक्स्ट 5 अप्रैल पे जाके एंड हो जाएगा। इसे लिखा जाता है इस तरह से 202021।
अगला टैक्स ईयर 6 अप्रैल 2021 से स्टार्ट होगा और 5 अप्रैल 22 पे एंड हो जाएगा। इसे लिखा जाएगा कुछ इस तरह से। अगर मैं नेक्स्ट टैक्स ईयर की बात करूं तो 6 अप्रैल 2022 से स्टार्ट होगा, 5 अप्रैल 2023 पे एंड हो जाएगा। और अब आपको लिखना आ चुका होगा, इसे लिखा जाएगा इस तरह से। एक और, अगर 6 अप्रैल 2023 से स्टार्ट हो रहा है तो 5 अप्रैल 2024 पे एंड होगा और इसे लिखा जाएगा कुछ इस तरह से, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो बस आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। यूके में इंडिविजुअल जो टैक्स पे करता है वो टैक्स ईयर के लिहाज से पे करता है। अनदर नेम इज फिस्कल ईयर। कब स्टार्ट होता है, कब एंड होता है। ओके, अब अगला सवाल। अगला सवाल ये कि सर, क्या यूके में हर इंडिविजुअल टैक्स पे करता है? ना 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 ना, सही ना, ऐसा नहीं होता। यूके में वही इंडिविजुअल टैक्स पे करता है जो यूके में गरीब नहीं है। यार ये बड़ी अजीब सी बात है। यूके में वही इंडिविजुअल टैक्स पे करता है भाई जो गरीब नहीं है। अगर कोई यूके के अंदर गरीब है तो वो टैक्स पे नहीं करेगा। तो सवाल ये है भाई, हाउ टू डिसाइड यूके का गरीब किसे कहा जाता है? हाँ, ये अच्छा सवाल है। यूके का गरीब किसे कहते हैं? आओ मैं आपको बताता हूँ। और जो यूके की गरीब की डेफिनेशन है ना, इफ समवन इज अर्निंग दैट अमाउंट इन आवर कंट्री तो बहुत अच्छी जिंदगी गुजार सकते हैं। आओ यूके के गरीब की बात करते हैं। फाइनेंस एक्ट 2023 में यूके में हर इंडिविजुअल टैक्स पे नहीं करता, सिर्फ वही इंडिविजुअल टैक्स पे करता है जिसकी इनकम 12,570 पाउंड से ज्यादा है। इसे पर्सनल अलाउंस कहा जाता है। जिस इंडिविजुअल की इनकम 12,570 पाउंड से ज्यादा है वो टैक्स पे करेगा। इसका मतलब है, if someone is generating in the entire tax year 12,570 will not pay the tax। और एक ही माना, अगर आप 12,570 को 375 के रेट से मल्टीप्लाई कर लें, कहानी मिलियंस में चली जाएगी। और 375 तो मैं कम कह रहा हूँ, अल्लाह ना करे 400 से मल्टीप्लाई करें तो पता नहीं कहाँ जाएगा। तो भाई ये यूके का गरीब है। तो यूके में जो शख्स 12,570 से कम अर्न करता है उसको टैक्स पे नहीं करना। वही शख्स टैक्स पे करेगा जिसकी इनकम 12,570 से ज्यादा है। इसे कहते हैं पर्सनल अलाउंस। अच्छा जी, एक चीज पता चल गई, आपको उस वक्त टैक्स देना है जब आपकी इनकम 12,570 से ज्यादा है। ओके, अब बात करते हैं कि यार एक इंडिविजुअल की सोर्सेस ऑफ इनकम क्या क्या हो सकती हैं। समझना, अगर मैं एक इंडिविजुअल की बात करूं, इंडिविजुअल की जो सोर्सेस ऑफ इनकम, सोर्सेस ऑफ इनकम समझना, एक इंडिविजुअल की सोर्सेज ऑफ इनकम, इट इज पॉसिबल कि इंडिविजुअल किसी नॉन सेविंग सोर्स से कमा रहा हो। इंडिविजुअल के पास नॉन सेविंग सोर्स ऑफ इनकम भी हो सकती है। अब सवाल ये पैदा होता है, नॉन सेविंग क्या है? देखें, फॉर एग्जांपल एम्प्लॉयमेंट इनकम। एम्प्लॉयमेंट इनकम एक एग्जांपल है किसकी? नॉन सेविंग की। प्रॉपर्टी इनकम का मतलब हम यहां लेते हैं रेंटल इनकम। तो बेटा प्रॉपर्टी इनकम, रेंटल इनकम इज अनदर एग्जांपल ऑफ नॉन सेविंग। एक और ले लें, ट्रेडिंग प्रॉफिट। ट्रेडिंग प्रॉफिट भी एक एग्जांपल है किसकी? नॉन सेविंग की। इवन द पेंशन इनकम आल्सो फॉल्स इन नॉन सेविंग। अगर कोई पेंशन इनकम है तो एटीसी, ये कुछ नॉन सेविंग सोर्सेज ऑफ इनकम आ गई। तो एक इंडिविजुअल हो सकता है नॉन सेविंग सोर्स ऑफ इनकम से कमा रहा हो सकता है कोई इंडिविजुअल सेविंग इनकम से कमा रहा हो। सेविंग इनकम का बहुत आसान सा मतलब है, बहुत आसान सा मतलब है, अल्लाह माफ करे, सेविंग इनकम मींस इंटरेस्ट इनकम। मेरी तो हमेशा आपको एक ही एडवाइस होती है कि इंटरेस्ट में कभी इंटरेस्ट मत लेना। आगे बताऊंगा, और इसमें बड़े मसले हैं, चित्रोल सेशन है और कुछ भी नहीं। तो सेविंग इनकम हो सकता है कि इंडिविजुअल सेविंग इनकम से अल्लाह माफ करे पैसे कमा रहा हो। थर्ड, डिविडेंड इनकम। ये भी एक पॉसिबिलिटी है कि उसने किसी ऐसे कंपनी के शेयर्स में पैसे लगाए हों जहां से उसको डिविडेंड मिलता हो। हमारे यहाँ तो फिलहाल डिविडेंड तो बहुत दूर की बात है, मुझे याद नहीं पड़ता कि फाइन लास्ट टाइम कब डिविडेंड देखा था, अल्लाह माफ करे। तो डिविडेंड इनकम,
तो ये एक कुछ पॉसिबल सोर्सेस ऑफ इनकम है एक इंडिविजुअल की। हो सकता है वो नॉन सेविंग से कमा रहा हो सकता है वो सेविंग से भी कमा रहा हो सकता है वो डिविडेंड इनकम भी आ रही हो। अच्छा, अब अगर कोई इंडिविजुअल नॉन सेविंग से कमाएगा तो टैक्स कैसे लगेगा, सेविंग से कमाएगा तो टैक्स कैसे लगेगा, डिविडेंड इनकम से कमाएगा तो टैक्स कैसे लगेगा। पहले हम इसका एक हल्का सा आइडिया लेंगे, टैक्स कैलकुलेट होता कैसे इफ समवन इज अर्निंग फ्रॉम द नॉन सेविंग, पहले इस पे ध्यान देंगे। फिर हम इंशाल्लाह आएंगे अगर कोई बंदा नॉन सेविंग के साथ सेविंग से भी कमा रहा है तो टैक्स कैसे देगा। फिर हम फाइनली इस पे भी आ जाएंगे, अगर एक इंडिविजुअल नॉन सेविंग से भी कमाए सेविंग से भी कमाए डिविडेंड इनकम से भी कमाए तो टैक्स कैसे देगा। स्लोली एंड ग्रेजुअली सारी चीजें देखेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, ये अगर एक इंडिविजुअल नॉन सेविंग से बेसिकली कमाता है तो टैक्स कैसे देगा उस पर हम बात कर लेते हैं। एक चीज बस हमें पता लगी यार, टैक्स वही बंदा देगा जिसकी इनकम 12,570 से ज्यादा है, और 12,570 को पर्सनल अलाउंस कहता है। अब नॉन सेविंग की अगर मैं बात करूं तो नॉन सेविंग जो सोर्स ऑफ इनकम है उसके ना टैक्स के रेट्स हैं। वो टैक्स रेट्स कैसे अप्लाई होते हैं बेसिकली वो डिपेंड करता है बैंड्स के ऊपर। एक को हम कहते हैं बेसिक रेट बैंड, ये सब पता चल जाएगा टेंशन ना ले। बेसिक रेट बैंड जो है बेसिकली वो 1 पाउंड से स्टार्ट होगा 37,700 पे एंड हो जाएगा। एप्लीकेबल टैक्स रेट इज 20%। एक और होता है जिसको हम हायर रेट बैंड कहते हैं। हायर रेट बैंड 37,701 से स्टार्ट होगा, 1,25,140 पे एंड हो जाएगा और एप्लीकेबल टैक्स रेट है 40%। लास्ट होता है एडिशनल रेट। एडिशनल रेट का जो रेट है वो 45%। एडिशनल रेट का बैंड स्टार्ट होता है 1,25,141 प्लस गोस ऑन, कोई लिमिट नहीं है, फिर उसकी कोई लिमिट नहीं है। अब इनको अप्लाई कैसे करना है, जस्ट अ मिनट। अब ये बेसिकली बैंड्स किस तरह से यूटिलाइज होते हैं क्या करते हैं इसको एक क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। देखिए फॉर एग्जांपल लेट्स से एक इंडिविजुअल की एम्प्लॉयमेंट इनकम ले लेते हैं। मान लो एक इंडिविजुअल की एम्प्लॉयमेंट इनकम है 90,000 पाउंड। रिक्वायरमेंट बड़ा सिंपल सी है जी, जस्ट यू नीड टू कैलकुलेट इनकम टैक्स लायबिलिटी। आपको बेटा इनकम टैक्स लायबिलिटी निकालनी, कैसे इनकम टैक्स लायबिलिटी निकालेंगे देखते हैं। एम्प्लॉयमेंट इनकम जो हमें पता है एक नॉन सेविंग इनकम है, इसमें से लेस करेंगे सबसे पहले पर्सनल अलाउंस, क्योंकि सिर्फ उसी इनकम पे टैक्स दिया जाता है जो पर्सनल अलाउंस से ज्यादा है। और फाइनेंस एक्ट 2023 में पर्सनल अलाउंस है 12570। खैर पहले भी यही होता था लेकिन इसको छोड़े। पर्सनल अलाउंस माइनस करने के बाद आपके पास आएगी टैक्सेबल इनकम जिस पे आपको टैक्स देना। अगर हम 90,000 में से 12,570 माइनस करें तो आई एम गेटिंग 77,430। अब जो चीज बेटा सीखनी है ना वो ये सीखनी है कि यार 77,430 पे टैक्स लगेगा कैसे। देखो डायरेक्टली ना हायर रेट बैंड नहीं आएगा, पहले बेसिक रेट बैंड खत्म होगा, पूरा कंज्यूम होगा बेसिक रेट बैंड, ओनली देन यू कैन गो टू हायर रेट बैंड। इसका मतलब ये हुआ अगर हम इनकम टैक्स कैलकुलेट करने की बात करें तो बेसिक रेट बैंड नॉन सेविंग में की अगर हम बात करते हैं तो भाई आपका बेसिक रेट बैंड की लिमिट खत्म होती है 37,700 पे, इसका लगा दें 20%, 7,540। आपकी टोटल टैक्सेबल इनकम जिसको आपने टैक्स करना है वो 77,430, और उसमें से हम 37,700 पे टैक्स लगा चुके हैं। तो अब करना है क्या, 77,430 में से अगर आप 37,700 माइनस कर दें तो मेरे पास आंसर आता है 39,730। अब ये जो 39,730 है बेसिकली ये हायर रेट बैंड में फॉल करेगा। नॉन सेविंग लिखा ब्रैकेट में, क्यों,
क्योंकि यार बेसिक रेट बैंड कंज्यूम हो गया, खत्म हो गया, तो आपके पास 77,430 में से जब आप 37,700 माइनस करते हैं तो बचता है 39,730। इस पे 40% लगेगा, तो डायरेक्टली 40% का रेट नहीं आता। पहले बेसिक रेट बैंड खत्म होता है तो हायर रेट बैंड शुरू होता है। इसका 40% लेंगे तो 15,892 आता है। तो इसमें मैं 7540 ऐड कर देता हूं, तो मेरे पास इनकम टैक्स लायबिलिटी आती है 23,432। ये बेटा आ गई इनकम टैक्स लायबिलिटी। तो बेसिक रेट बैंड नॉन सेविंग में हमने पहले 37,700 पे टैक्स लगाया, उसके बाद हायर रेट बैंड में जो नॉन सेविंग इनकम फॉल करी वो 39,730, उसका लगा 40%। अब मैं एक छोटा सा आपको होमवर्क दे रहा हूं। मैं कहता हूं भाई एम्प्लॉयमेंट इनकम 70,000 बस, और एक रिक्वायरमेंट ये है कि आपने इनकम टैक्स लायबिलिटी निकालनी। तो आप करिएगा ये, आप इसकी इनकम टैक्स लायबिलिटी निकालिएगा, पता चल जाएगा क्या आंसर आ रहा है क्या नहीं आ रहा। ये आपका एक छोटा सा होमवर्क है। जो बच्चे इसको यूट्यूब पे देख रहे हैं भाई वहीं पे आंसर लिख दो, वरना हम यहीं से शुरू करेंगे। अब मुझे जल्दी से आपको ये बताना है कि यार हम बेसिकली टैक्स में एग्जैक्टली क्या प्रोडक्ट्स आपको देंगे। तो यार इंटायर टैक्स का जो पेपर है ना, पूरा टैक्स के पेपर की बात करो इंक्लूडिंग प्रैक्टिस, सब कुछ हम कवर करते हैं जी 90 लेक्चर्स में इंक्लूडिंग प्रैक्टिस। और मजे की बात यह कि एक लेक्चर सिर्फ ऑन एवरेज 45 मिनट्स लॉन्ग होगा बस। असल में आई एम नॉट फाउंड ऑफ लॉन्ग लेक्चर्स। मतलब मेरा मानना है कि भाई अगर 200 या 250 घंटे के लेक्चर्स हैं, बच्चा नहीं पढ़ पाता इतने घंटे एक पेपर। और प्लस ये 200 250 300 घंटे की वीडियो लेक्चर्स तो स्मार्ट टीचिंग थोड़ी है मेरे भाई। 45 मिनट्स 90 लेक्चर्स इंक्लूड्स ईच एंड एवरीथिंग। ईच एंड एवरीथिंग मीन्स ईच एंड एवरीथिंग। और जो किट हम बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं, हम कैपलाइन की किट को फॉलो करते हैं। ऑब्वियसली फाइनेंस एक्ट 2023 आप हमारे साथ पढ़ेंगे। बाकी मजीद डिटेल्स के लिए मैं आपको एएसए का एडमिन का व्हाट्सएप नंबर दे देता हूं भाई। एडमिन का जो व्हाट्सएप नंबर है, अगर आप विद इन पाकिस्तान है तो आपके लिए 03333666214 है। जो बच्चे आउटसाइड पाकिस्तान है उनके लिए बेसिकली जो नंबर है वो 0092 333 6666214। आप इसमें एडमिन से कांटेक्ट करके मजीद डिटेल्स ले सकते हैं। आप इनसे बात करके मेरा नंबर लेके मेरे से बात कर सकते हैं, काउंसलिंग करवा सकते हैं। तो टेंशन कोई नहीं, इंशाल्लाह पूरी जर्नी आपकी हमारे साथ बहुत अच्छी रहेगी। और फाइनली एक मैसेज, बल्कि दिल से दुआ, जो हमेशा अपने स्टूडेंट्स को कहता हूँ। एक्चुअली यार मैं नहीं कहना चाह रहा हैव अ नाइस डे। क्यों क्यों नहीं कहना चाह रहे हैव अ नाइस डे? अबे रीजन है ना भाई। देखो, लाइफ इटसेल्फ बड़ी छोटी सी, तो डे तो बहुत ही छोटा हुआ, इसलिए हम अपने स्टूडेंट्स को कहते हैं हैव अ नाइस लाइफ। तो हैव अ नाइस लाइफ जी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।